हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे PYQ से रिलेटेड। जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें 10-10 सवाल हम लेके आते हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं और हाईएस्ट चांसेस है आने वाले एग्जाम में पूछने के, उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है और एग्जाम में अक्सर देखने को भी मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेस जिम्मेदार हैं। तो स्टूडेंट्स सीधा सीधा सिंपल सा आंसर देते हैं, फैक्ट बेस पे सवाल ये। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ये दो तरीके की गैसेस होती हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में कि ये गैसेस जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं, तो एटमॉस्फेयर में बादल के साथ जो वाटर वेपोर होते हैं उनके साथ पानी के साथ मिलती हैं। जब NO2 पानी के साथ मिलती है, वाटर के साथ मिलती हैं, तो ये एसिड बनाती हैं। एसिड और एक खतरनाक तरीके का एसिड बनाती है, बहुत तेज एसिड बनाती है, जिसको फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड इसको कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड कहा जाने लगता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? HNO3। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। ठीक है ना। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, जब ये पानी के साथ मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है, वाटर के साथ मिलती है, तब ये क्या एक तरीके की ये भी एसिड बनाती है, बहुत तेज एसिड बनाती है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक पर्सन है हु इलीगली एक्सेसेस अदर्स कंप्यूटर। एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो दूसरे के कंप्यूटर को इलीगली एक्सेस कर रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को हैकर कहा जाता है। कि हैकर क्या है? मतलब इलीगली बिना परमिशन के दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस करना। एनालिस्ट क्या होता है? एनालिस्ट डेटा वगैरह को जो एनालाइज करते हैं वो एनालिस्ट होते हैं। मैसेंजर क्या होते हैं? जो मैसेज वगैरह भेजने का काम करते हैं। स्पैमर क्या होते हैं? याद रखेंगे, एग्जाम में ये बात पूछी जा सकती है। स्पैमर वो होते हैं जब अनवांटेड मैसेज या अनवांटेड ईमेल्स वगैरह जब भेजी जाती हैं, भेजने वाले को स्पैमर बोला जाता है। याद रखेंगे, ठीक है ना। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ पूछा है, वो भी साइज में, यानी सबसे छोटा साइज, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा साइज पूछा। ये क्या है? बेसिकली एक तरीके के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर्स हैं। तो सबसे छोटा जो आपका होता है वो टैबलेट होता है। टैबलेट लगभग 5 से, साइज के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम साइज के हिसाब से आपको बता रहे हैं, 5 से 7 इंच का होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है नोटबुक कंप्यूटर आपका जो है वही सॉरी ये 7 से 12 इंच का होता है। और जो है ये 13 से 17 नोटबुक जो कंप्यूटर होता है वो 13 से 17 का होता है। और फिर उसके बाद आपका डेस्कटॉप होता है और सबसे बड़ा आपका मिनी कंप्यूटर होता है। याद रखेंगे, मिनी कंप्यूटर नाम से आप नाम पे मत जाइए। मिनी है लेकिन ये छोटा नहीं है, डेस्कटॉप से बड़ा है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा हमारा ए हो जाएगा, यानी मिनी कंप्यूटर। आपका ऑप्शन DBCA बन जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। कह रहे कि ऑपरेंट बिहेवियर अकर्स होता है विद स्टिमुली। ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है भाई? जब कोई ऐसी चीज जो बिहेवियर को कंट्रोल करती है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेंट बिहेवियर बोलते हैं।
अभी इसको और अच्छे से बताते हैं कि अकर होता है विद स्टिमुली। स्टिमुली बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्ड रिएक्ट करने पर आदमी मजबूर हो जाता है। ऐसी चीजें जिसकी वजह से रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाए। जैसे जैसे बेल बजी तो आप तुरंत अब दरवाजे पे जाएंगे, बेल क्यों बजी, तो आप क्या है यहाँ पे मजबूर हुए जाने के लिए। किसने मजबूर किया? बेल ने आपको मजबूर किया। बेल क्या है? आपकी स्टिमुलिया। आग है, आग ये आप जानते हैं। आप जैसे ही इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे आपको, तो आपको एक कंट्रोल मतलब ऑपरेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा। आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे। ये क्या है? ये स्टिमुली से होता है। ये तो बात सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लर्निंग जो होता है इज इनकोडिंग इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लर्निंग जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, स्टोर होती है। ये भी बात सही है। लैंग्वेज हैज नो रोल इन सेल्फ रेगुलेशन। लैंग्वेज का कह रहे हैं कि कोई भी रोल नहीं होता है। भाई ये बात गलत है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल में, याद रखेंगे। और भाई इसमें क्या है? रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होते हैं? इज इलिसिटेड बाय स्टिमुली। स्टिमुली हमने आपको बताया कि ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आदमी रिएक्ट करने पे मजबूर हो जाता है। जैसे जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि आपने नींबू को देखा, आपके मुंह में पानी आ गया। ये क्या है? ये नींबू क्या है? आपका एक स्टिमुली है जो रिस्पॉन्ड बिहेवियर करता, ऑटोमेटिक, बिना टाइम वेस्ट हुए यहां पर रिस्पॉन्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? 4 भी इसका जो है सही ये स्टेटमेंट है। हमारी तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखिए स्वयं के कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं कि नहीं है। स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर ऑप्शन 4 है। NIOS जो होता है ये नेशनल स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स नहीं है। इग्नू हो गया, CEC हो गया, NITTR हो गया, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के। NCERT, UGC ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटर्स हैं। और कौन कौन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जब आप स्वयं की साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे, तो ये भी देखने को मिलेगा NIOS। लेकिन ये कंप्लीटली कोऑर्डिनेटर्स नहीं है, ऑफिशियली कोऑर्डिनेटर्स नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। NIOS जो होता है आपका कोऑर्डिनेटर्स में नहीं आता है ऑफिशियली। इस वजह से ये हमारा सही हो जाएगा, विच इज नॉट कोऑर्डिनेटर स्वयं। एक सवाल यहाँ पे है, विच इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है? स्प्रेडशीट हो गया, माउस हो गया, स्टाइलस हो गया, पेन ड्राइव हो गया। भाई स्प्रेडशीट आपका जो होता है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। किस तरीके का इस पे काम होता है? डेटा एंट्री वगैरह का काम इस पे किया जाता है। आपने एक्सेल का नाम सुना होगा, MS एक्सेल का। ये बेसिकली वही चीज है स्प्रेडशीट। माउस आपका क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्टाइलस क्या है? भाई एक डिवाइसेस है जो टच स्क्रीन के लिए होती है। जैसे पेन होता है, ये एक स्टाइलस है। ये देखिए ये एक स्टाइलस है, ठीक है ना? और पेन ड्राइव आप जानते हैं एक स्टोरेज डिवाइस होता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर हमारा स्प्रेडशीट होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। हाँ भाई इसमें ट्रू नहीं बताना है। कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? इस क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि हमने लॉजिकल रीजनिंग अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। जब आपको पढ़ा लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को उसमें हम लेके आएंगे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मैथ का सवाल है। मैथ में किससे रिलेटेड है? परसेंटेज से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कि इफ 28% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का, कोई भी एक नंबर है जिसका कह रहे कि एक नंबर है जिसका 28% इज 70 इज लेस देन 43 ऑफ द सेम नंबर। भाई इसको इस तरीके से समझते हैं, एक नंबर कोई भी एक नंबर है, इसका कह रहे हैं कि 28% और इसी नंबर का, देखिए सेम नंबर, इसी नंबर का 43%, इन दोनों के डिफरेंस कह रहे हैं कि ये 75 है।
तो कह रहे कि उस नंबर का, ये नंबर का 30% कितना होगा। इस तरीके के सवाल को ऐसे करते हैं भाई। 43 देखिए डिफरेंस है, 43 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 100, कितना डिफरेंस है भाई 75 का। इसका डिफरेंस देखिए, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम लिख के आपस में उसको माइनस कर देंगे। अगर जो माइनस का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 75। 15 से ये कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 500 आ जाएगा। अब ये सेम नंबर क्या था, 500 था, इसका 30% कितना हो जाएगा, 500 का 30% कितना हो जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 15 5 3 15, 150 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड सही है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बहुत आसान है, अगर इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये जो हमने ट्रिक बताई है कि जब भी लेस या मोर की बात आएगी तो इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, जिसमें सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी गई है, आपको यहां पे बताना है। तो यहां पे पहला मैच ऑफ द फॉलोइंग में कहा गया है कि सीपी, अगर सीपी 600 है और प्रॉफिट 25% है तो सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा सेलिंग प्राइस क्या होती है। सेलिंग प्राइस जो होती है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दोनों होता है, याद रखेंगे। सेलिंग प्राइस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों होता है। अब यहां पे कॉस्ट प्राइस आपकी 600 है, आपकी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 25%। अब इसको 25 नहीं लिखेंगे, अब इसको 125 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 100 जो है हमारा तो सीपी है ही, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो सेलिंग प्राइस में सीपी भी ऐड होता है, तो 100 सीपी हो जाएगा और 25% प्रॉफिट हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 में तो 750 निकल के आ जाएगा। पहले का आपको मैच करेगा दूसरा, पहले का दूसरा किसमें मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन थर्ड में, और न इसमें कर रहा है, न इसमें कर रहा है, न इसमें कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे ट्रिक से तो ये और ज्यादा और अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे, टाइम भी आपका बचेगा, मेहनत भी कम लगेगी। हाँ, और भी देख लेते हैं भाई। सेलिंग प्राइस दी गई है 1680 और लॉस दिया गया 20%, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। भाई कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है और आपको ये पता है कि 20% का नुकसान हुआ है और बेचा गया 1680 में, यानी 80% की वैल्यू जो है वो 1680 रुपया है, ठीक है ना। याद रखेंगे 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 में तो 2100। सीपी आपका कितना निकल के आ गया, 2100 निकल के आ गया। 2100 क्या आ गया, कहां पे, बी का चौथा मैच करेगा, देखिए बी का चौथा इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको भी करेंगे, आप इसको भी करके हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितना आ रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए भाई, ये कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो ओजोन लेयर जो डिप्लेट हो रही थी, खत्म हो रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। पहले का तीसरा मैच करेगा, पहला का तीसरा तो 3 में है। और भी देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, ये बेसिकली बात करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की, POP की, याद है ना। जो आपका एयर पॉल्यूटेंट 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जो डायरेक्ट इमिशन होता है, और सेकेंडरी जो होता है वो गैसेस से मिल के बनता है। तो POP जो है आपका यहाँ पे है, ये एक तरीके का केमिकल होता है जो यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन में कंट्रोल करने की बात ये कही गई है, ठीक है ना। दूसरे का चौथा मैच करेगा, दूसरे का चौथा भाई इसमें भी है उसी में भी है, यानी या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, ये दोनों तो गलत हो गए। क्योटो प्रोटोकॉल किसकी बात करता है भाई, ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है। क्योटो प्रोटोकॉल में GHG ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने की बात की गई थी,
ये आपको याद होना चाहिए। सी का पहला मैच करेगा, सी का पहला देखिए इसमें ही है, इसमें सी का दूसरा, तो आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। बेसल कन्वेंशन क्या है? ये बेसिकली जो हजार्डस वेस्ट होते हैं, जो खतरनाक तरीके के वेस्ट होते हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब मूवमेंट होते हैं, उन्हीं को रोकने की बात बेसल कन्वेंशन में की गई थी। डी का दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।